नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं एक गरीब बेटी की दर्द भरी कहानी का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। जितना उससे पूछा जाता उसका जवाब दे देती। ना कोई इच्छा जाहिर करती ना फरमाइश, जो मिल जाता खा लेती। जैसा वे लोग कह देते वैसा ही मान लेती। कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रतिवाद नहीं। एक एक दिन उसका इंतजार में कट रहा था। जल्दी से 3 महीने पूरे हों और वह राज के साथ जा सके। राज हर शनिवार की रात को आता और सोमवार की सुबह निकल जाता, लेकिन उसके हिस्से में सहज रात आती और चंद घंटे। बाकी समय सासू माँ राज को अपने पास बैठाए रखती या फिर बाहर के काम बता देती, जिससे वह उसके पास कम से कम बैठ पाए। 1.25 महीने होने को आया था। सासू माँ ने पहले तो कोई भी फंक्शन करने से यह कह कर के इनकार कर दिया था कि लड़की जनी है, लड़कियों के कोई फंक्शन नहीं होते हैं, और इसकी तो डिलीवरी में ही इतना खर्च हो गया है जितने में अच्छा सा फंक्शन हो जाता। लेकिन चूंकि वे पहली पोती के जन्म पर बड़ा फंक्शन कर चुकी थी, अतः यदि अब कुछ भी ना करती तो राज को बुरा लग सकता था। इसलिए उन्होंने फिर अपने बुद्धि कौशल का उपयोग करके घर में ही पूजा रखवा ली। अपने मायके वालों को निमंत्रित कर लिया। जेठानी के मायके वालों और राज के 2 बाल सखाओं के अतिरिक्त उन्होंने और किसी को भी निमंत्रित करना जरूरी नहीं समझा। उसके मायके वालों तक को नहीं, ये राज से कह गई थी, अपनी ससुराल वालों से कह दो फला तारीख को पूजा है, नेक दस्तूर ढंग से करें, सब घर वालों के कपड़े आएंगे, भैया और पापा का सूट आएगा। लेकिन एक बार भी उन्होंने उसके मायके औपचारिक फोन करके उन्हें निमंत्रित नहीं किया। माँ आई थी, साथ में मामा भी आए थे। लंबे सफर की थकान के बावजूद वो लोग बढ़ चढ़ करके व्यवस्था करने में हाथ बटा रहे थे। माँ इस बार जैसे भानुमति का पिटारा ले आई थी। जितना उसकी ससुराल वाले ने सोचा था उससे कहीं अधिक। पूजा के बाद उसने पूछा था, मम्मी आप रुकेंगी ना? तुम्हारी सास पूछ रही थी कि कब जाओगी, बताओ फिर मैं कैसे रुक सकती हूँ। हालांकि थकान बहुत है पर यहाँ रुक नहीं सकती बेटा, शाम को ही निकल जाएंगे। माँ ने उसे अपनी गोद में लेटा लिया था और कहा कितना सुकून था इस गोद में। वह इस तरह जीवन भर पड़ी रहना चाहती थी। माँ उसे सहला रही थी। अनुभवी आंखों ने घर का माहौल भी ताड़ लिया था और उसके मुरझाए चेहरे की वजह भी, मेरे साथ चलोगी? तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी कुछ वक्त तुम्हारे और तुम्हारी बच्ची के साथ रहने का मौका मिल जाएगा, उन्होंने स्नेह से कहा था। पर मेरा रिजर्वेशन कहाँ है? वो तो राज जी करा देंगे तत्काल में, तुम हाँ तो करो। मेरी सास से पूछो माँ आप, मैं क्या कहूँ माँ। उसकी सास से उसे साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की तो उसकी उम्मीद के विपरीत वे संघर्ष तैयार हो गई। वह इस बात पर हैरान भी हो रही थी कि सासू माँ ने उसकी माँ से कह ही दिया, अच्छा है कुछ दिन तुम भी खर्चा उठाओ, सेवा करो, सब हमारे ही मत्थे मढ़ा गया है। मैं तो दुखी हो गई थी काम करते करते, ये चली जाएगी तो कम से कम चैन की सांस लूंगी। वे दोनों माँ बेटी सासू माँ का चेहरा अवाक देखती रह गई थी। वह माँ के साथ मायके चली गई थी। माँ ने सोच लिया था वे डिलीवरी के 3 महीने पूरे होने तक उसे वापस नहीं भेजेंगी। यहाँ आए 10 दिन बीत गए थे कि राज के एक फोन ने जैसे भूचाल ला दिया। ससुर जी की अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें एडमिट कराना पड़ा था। मैं आऊं वापस, आप टिकट करा दीजिए। वह अनकहे मन से बोल पड़ी थी, नहीं तुम अभी मत आओ, आ करके भी क्या करोगी, हम सब हैं यहाँ, फिलहाल पापा ठीक हैं। सुन करके उसने राहत की सांस ली थी कि ससुर जी अब ठीक हैं। अगले दिन राज ने बताया कि आज शाम ही पापा जी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यह सुन करके उसे खुशी हुई, लेकिन रात 10 बजे ही राज ने फोन पर ससुर जी के दिवंगत होने की सूचना दी तो सहसा उसे यकीन ही नहीं हुआ। वह सकते में थी। माँ ने सुना तो वे भी गमगीन हो उठी।
तुम्हारे नसीब में ईश्वर ने पिता की छाया लिखी ही नहीं है शायद। इतना क्रूर ईश्वर कैसे हो सकते हैं। वह चुपचाप अपना सामान पैक करने लगी थी। अगले दिन शाम की ट्रेन का रिजर्वेशन मिला था। ट्रेन में वह बच्ची को लिए सर खिड़की से टिकाए बैठी थी। उसे वह सारी बातें याद आने लगी जो ससुराल में उसके साथ घटित हुआ था। सासू माँ का उस पर झूठे इल्जाम लगाना, उससे पैर पकड़वा करके माफी मंगवाना, उसे कोसना, हाय देना, वह चौंकी। उसे सास के कहे हुए शब्द याद आ गए, अगर मैंने तेरे साथ गलत किया हो तो ये मर जाएं और मैं भुगतूं, वरना तेरा सत्यानाश, तेरा पति मर जाए और तू भुगते। हे ईश्वर, ये क्या किया तुमने। अब मैं सासू माँ का सामना भी कैसे करूंगी। उसका दिल बैठने लगा था। वह समझ रही थी कि अब ससुराल में उसके साथ कैसा बर्ताव होने वाला है। उसका बस चलता तो ट्रेन से कट करके ही जान दे देती या नदी में कूद जाती। ससुराल के दरवाजे पर ऑटो रुका तो वह बच्ची को लेकर के उतरी। एक एक कदम उठाना भारी हो रहा था। उसी हाल में जहां किसी दिन उस पर आरोपों की बौछारें लगी हुई थी, वहीं उसकी सास औरतों से घिरी हुई बैठी थी। उसे आते देख करके औरतों में खुसुर फुसुर चालू हो गई थी। माँ जा करके तो सास को गले लगा करके ढांढस बधा दिया, पर ना जाने वो उनके पास जाने की हिम्मत ना जुटा पाई। वह वहीं दरवाजे के पास बच्ची को लेकर के फर्श पर ही बैठ गई थी। इसी दरवाजे से उसे लात मार करके निकालने की बात कही गई थी। अंदर रूंदन गूंजने लगा था। एक रूंदन उसके अंतर में भी हो रहा था। मौन निशब्द तमाम रिश्तेदार और पड़ोसी औरतों की खुसुर फुसुर से उसे बार बार अपना नाम या संबोधन सुनाई पड़ रहा था। रह रह करके उनकी नजरें उसकी ओर उठती। उन नजरों में उसके लिए धिक्कार और गहरी हिकारत भरी हुई थी। किसी ने उसे ढांढस नहीं बंधाया, किसी ने उसके बच्चे तक को हाथ नहीं लगाया। ऐसा क्या हुआ था जो उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था। रिश्ते की हम उम्र ननदों में और उससे थोड़ी बहुत सहानुभूति रखने वाली स्त्रियां, खासकर घर की नौकरानियों से उसे सारा माजरा टुकड़ों में पता चला। जब से वह अपने मायके गई थी, ससुर जी और सासू माँ में साइलेंट अनबन चल रही थी। ससुर जी को यह बात साल रही थी कि आखिर छोटी बहू घर के माहौल से त्रस्त हो करके मायके चली गई। उन्हें इस पूरे मामले के उग्र होने से सासू माँ और जेठानी का हाथ नजर आने लगा था। इसी बात को लेकर के अब वे जब तब अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे थे, जो सासू माँ को नागवार गुजरती। लिहाजा वे सदैव कुछ बहुत ही अनापेक्षित चुभती बातें ससुर जी को कह देती थी। ऐसी ही कोई बात ससुर जी को ऐसी लगी कि उन्होंने एकदम से बिस्तर पकड़ लिया और मात्र 2 दिन में ही हालत बिगड़ने लगी। राज को खबर होते ही वह अपने पिता के पास पहुंचा था। ससुर जी पहले ही हार्ट पेशेंट थे। कोताही बरतने से हालत बिगड़ने लगी थी। अतः जेठ जी और राज मिल करके उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगे तो उन्होंने पहले यह कह करके इनकार कर दिया कि खामखा तुम्हारी मम्मी के पैसे खर्च हो जाएंगे, मुझे यहीं रहने दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। पर दोनों बेटे माने नहीं और हॉस्पिटल ले जाने लगे। ऑटो में बैठते हुए भी सासू माँ ने तंज कस दिया, आपने अपनी जिद में जिंदगी में कभी कार नहीं लेने दी, अब बीमारी में ऑटो से अस्पताल जा रहे हो, आज कार होती तो कार में अस्पताल जाते। ससुर जी ने एक बेहद उदास नजर से सास को देखा और फिर घर को देखा और फिर चुपचाप बिना पलटे हुए ऑटो में बैठ गए। उनकी हालत देखते हुए डॉक्टर ने आईसीयू में एडमिट करा दिया। अगले दिन ही तबीयत में सुधार हो गया था तो उन्होंने डॉक्टर से स्वयं को आईसीयू के बजाय जनरल वार्ड में रखने की अनुरोध किया। दोनों बेटे हैरान थे। पापा आपके लिए प्राइवेट वार्ड लेंगे, जनरल नहीं। पर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया, मैं प्राइवेट वार्ड अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, मुझे जनरल में शिफ्ट करो। डॉक्टर और दोनों बेटों के सामने ससुर जी को ऐसे बोलते देख करके सासू माँ ने दखल दिया, जनरल में आपको रखेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, कम से कम मेरे स्टेटस का तो ख्याल करो। सुमन जी, आपको लोगों की पड़ी है, आपकी मेहनत से कमाए पैसे आप अपने लिए संभाल करके रखिए, अब आपको उन्हीं पर निर्भर रहना है। मेरी कमाई इतनी नहीं रही कि मैं प्राइवेट वार्ड का बिल चुका पाऊं, मुझ पर आपके पैसे खर्च हों, यह मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे शांति की जरूरत है,
मुझे शांत रहने दें। उनका सीधा सपाट जवाब सुन करके सबके मुंह पर ताले पड़ गए थे। अजी शाम तक तो डिस्चार्ज हो जाएंगे, फिक्र मत कीजिए, कहीं भी शिफ्ट हो जाइए, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब कह रहे थे। उन्हें जनरल वार्ड में ही शिफ्ट किया गया। शाम 5 बजे डॉक्टर राउंड पर आने वाले थे, तभी डिस्चार्ज पेपर पर साइन होने थे। सब ठीक ही था कि शाम 4 बजे के आसपास ससुर जी की सांसें अचानक से उखड़ने लगी थी। सब घबरा गए थे। अटेंडेंट ने आकर के चेक किया और डॉक्टर को इमरजेंसी कॉल किया। तब तक नर्सें उन्हें इंजेक्शन और जरूरी ट्रीटमेंट देने में जुट गई थी। ससुर जी ने सासू माँ को पास बुलाया और इशारे से ऑक्सीजन मास्क हटाने को कहा। मास्क हटते ही बेहद कष्ट के साथ अस्फुट शब्दों में वे फुसफुसाए, कुछ भी ऐसा मत करिएगा कि बच्चों की जिंदगी में जहर घुल जाए। मुझे अब भी छोटी बहू पर भरोसा है, वह आपका ख्याल रख सकती है। और फिर उनकी सांसें उखड़ती हुई चली गई थी। डॉक्टर और नर्सों के 2 घंटे के अथक प्रयासों के बावजूद ससुर जी फिर होश में नहीं आए। उन्हें साइलेंट अटैक पड़ा था। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया तो सासू माँ चित्कार उठी। न जाने किस प्रेरणा के बसी भूत वे ससुर जी के पैर पकड़ करके विलाप करते हुए यही दोहराए जा रही थी, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, तेरी हाय लग गई मुझे जानवी, मुझे माफ कर दे, कोई मेरा पति लौटा दो। वे राज को झकझोरने लगी। बोल उससे मेरा पति लौटा दे, उसने हाय दी थी, मेरा पति लौटा दे। बहुत मुश्किल से राज ने सासू माँ को संभाला था। घर आकर के भी वे वही प्रलाप किए जा रहे थे। अब अड़ोसी पड़ोसियों को ससुर जी के गुजरने की खबर हुई तो सब घर में एकत्र हुए। सासू माँ का प्रलाप उनके लिए हैरानी का विषय था। सब जेठ जी और जेठानी जी से इसी विषय में पूछ रहे थे। जेठानी ने तुरंत सास को चेताया, क्या कह रही हो मम्मी, सब लोग पूछ रहे हैं, चुप हो जाओ। अब सास वस्तु स्थिति को समझ करके चुप हो गई, लेकिन लोगों के प्रश्नों का जवाब तो देना ही था। जेठानी ने बात कुछ यूं बनाई, जी मेरी देवरानी यानी इस घर की छोटी बहू जब से घर में आई है, इस घर में आए दिन कुछ ना कुछ तूफान खड़ा करती है। बहुत बदतमीज है, आए दिन किसी ना किसी से बदतमीजी करती थी। एक दिन मम्मी ने उसे अच्छे से डांटा तो उसने मम्मी को हाथ देते हुए कहा था कि तुम मुझे सता रही हो, तुम भुगतोगी। हे राम, ऐसी दुष्ट बहू आई है आपके यहाँ। सच क्या जमाना आ गया है। पड़ोसियों के मुंह आश्चर्य से खुले थे। यही कहानी थोड़े और मसाले डाल करके आने वाले रिश्तेदारों को भी सुनाई गई। जो भी पूछता, भाई साहब अच्छे भले थे, ये एकदम से कैसे चलते बने, तो जवाब में यही कहानी सुनाई जाती। छोटी बहू की वजह से काफ़ी स्ट्रेस में रहते थे। इसने घर का माहौल बहुत खराब कर रखा था। एक तो पहले ही हार्ट पेशेंट, उस पर रोज रोज की इसकी महाभारत, इसी से बीमार पड़े और चलते बने। दुख की इस घड़ी में भी इन स्त्रियों का दिमाग कितने तीव्र गति से चल रहा था। प्रतिपल नया जाल बुना जा रहा था। यह देख देख करके वह दंग रह जाने के अलावा कर भी क्या सकती थी। जानवी अपने कमरे से जब भी बाहर निकलती, कई आंखें उसे ऊपर से नीचे तक घूरती। इस समय वह भीड़ में भी बिल्कुल अकेली थी। उसे यूं छोड़ दिया गया था मानो वही एक पूरे घर के लिए मुसीबत हो। सूतक के चलते काम वालियां नहीं आ रही थी और जेठानी जी से काम होता नहीं था। वो बस बैठे बैठे आग लगाने के काम में माहिर थे। आए हुए लोगों के चाय पानी का इंतजाम, जूठे बर्तन घिसना, बच्चे के टब भर भर करके कपड़े धोना जानवी अकेले ही कर रही थी। हाड़ कपाती सर्दियों में वह दिन भर सिंक में भरे जूठे गिलास धोती। उसे वॉशिंग मशीन चलाने की इजाजत नहीं थी, सो हाथों से ही बच्चों के कपड़े धोती। गर्म पानी के बड़े बड़े भगोने गैस से उतारते हुए उसके टांके बुरी तरह से खींचते। पर यहाँ कौन बैठा था उसकी परवाह करने वाला। राम राम करके किसी तरह दिन गुजर रहे थे। शुद्धि होने के बाद राज को टूर पर 2 दिनों के लिए अर्जेंट जाना पड़ा। जब लौटा तो अथाह कष्ट में था। उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था, उससे चला भी नहीं जा रहा था। क्या हुआ, क्या हुआ, सभी लोग यही पूछ रहे थे। किसी की बात का जवाब न दे करके कमरे में आ करके वह मुश्किल से उसका सहारा ले करके बैठा। मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, मेरे कपड़े उतार दो। जानवी
उसने राज की शर्ट और पैंट उतारी तो भय से उसकी आंखें फैल गई। राज का पूरा शरीर भयंकर काला पड़ चुका था। छाती में नीचे की ओर बहुत सूजन थे। उसके बाएं पैर की नसें बुरी तरह से फूली हुई थी और बड़े बड़े काले धब्बे पड़े हुए थे। वह सांस भी नहीं ले पा रहा था, आवाज भी मुश्किल से निकल रही थी। पति की यह दशा देख करके वह कांप गई थी। बच्ची को छोड़ वह राज की सेवा में लग गई। ये क्या हो गया आपको? पता नहीं, कल होटल में अचानक तेज दर्द हुआ और फिर यह हाल हो गया। आप आराम से लेट जाओ। उसने राज को लेटाने की कोशिश की तो दर्द के अतिरेक से राज चीख पड़ा, मैं नहीं लेट पाऊंगा, बहुत दर्द है। उसने राज को कुर्ता पहनाया, फिर बेड पर पीछे रजाई गोल करके टिकाई। राज बैठे बैठे ही रजाई पर टिक गया। अगले दिन 12वें कार्यक्रम के बाद सभी रिश्तेदार चले गए। तब सासू माँ उसके कमरे में आई। देख लिए अपने कर्म, यही हाल होना था तेरा। मेरे साथ जो किया है तूने वही भोगेगी तू भी। फिर वे कल्पने लगी, कितनी मनहूस है, घर में पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, यहाँ आई तो अपने ससुर को खा गई, अब मेरे बेटे को खा करके मानेगी वह। सिर्फ चुपचाप सासू माँ का विष बमन देख रही थी। नए नए ताने अपशब्द उनके शब्दकोश में बढ़ते जा रहे थे। इतना कुछ सुना गई, लेकिन एक बार भी अपने बेटे के सर पर हाथ ना फेरा गया। ससुर जी की असमय मृत्यु का जिम्मेदार वे तो उन दोनों को ही मान रही थी। इस कठिन समय में उसको सहारा और सांत्वना सिर्फ एक जगह से मिल रही थी, राज के बचपन के मित्रों से। भाभी आप चिंता मत करो, मैं डॉक्टर को दिखा करके लाता हूँ इसे। मेरा एक परिचित डॉक्टर है, उन्हीं से सलाह लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मित्र की पत्नी उसका हाथ सहला करके कहती, मुझे पता है आपके घर का हाल, आप अपने आप को संभालो, बच्ची को देखो। आंटी सास को लोड मत लो, वे तो ऐसी ही हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ कहाँ क्या क्या देखे, किस किस को संभाले, क्या करे। सासू माँ तो उसे देखते ही कलपने लगती हैं। जेठानी को भी उसके खिलाफ अंट संट बोलने का मौका मिल गया था। उस पर राज की यह हालत, वह ना लेट पाता ना चल पाता, बैठे बैठे ही वह सोने की कोशिश करता, रात भर दर्द से चीखता और वह रात भर उसके हाथ पैरों की मालिश करती। फिर सुबह से शाम तक घर के काम, साथ ही बच्ची की देखभाल। कितनी रातें वह सो नहीं पाई थी। वह यहाँ बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। डॉक्टर बीमारी को जांच नहीं कर पा रहा था, पर उसकी दी दवाओं से राज को दर्द में आराम आ रहा था। वह लंबे समय तक छुट्टी नहीं ले सकता था, अतः उसे थोड़ा आराम मिलते ही वह फिर टूर पर निकल पड़ता था। बच्ची को दुनिया में आए 2 महीने होने वाले थे। उस दिन वह काम से फारिग हो करके आई तो देखा कि सासू माँ गोद में बच्ची को लिए लान में बैठी हैं। दूध की बोतल नीचे रखी है, जिसके खुले निप्पल पर मक्खियां चिपकी हैं। सासू माँ शायद अपने में खोई हुई थी। बच्ची रोई तो वही मक्खियों से भिनभिनाती बोतल उठा करके बच्ची के मुंह में डाल दी। यह देख करके उसकी आत्मा कांप गई, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह उनके पास जा करके कुछ कह सकती। और फिर वही हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं करना चाहती थी। अगले ही दिन से बच्ची को दस्त लग गई थी। इतने दस्त की बेचारी जरा सी बच्ची की हालत खराब हो गई और इधर उसकी हालत खराब हो गई। सर्दियों में गंदे कपड़े धोते धोते दस्त तो हो ही रही थी, बच्चों को लगते रहते हैं दस्त। ऐसा ही समझ के चलते वह धैर्य धारण किए बैठी थी। बच्ची सारा दिन रोती रही, पर शाम होते होते बच्ची की आवाज निकलनी ही बंद हो गई। वह घबरा गई, यूं लगा जैसे वह बच्ची को खो देगी। वह जेठानी के आगे हाथ जोड़ करके रो पड़ी, इसे डॉक्टर को दिखा दीजिए दीदी प्लीज। जेठ जी और जेठानी बच्ची को दिखा करके ले आए, दवाएं दी, पर फायदा न गण्य रहा। तभी फोन की घंटी बजी। जेठानी ने सूचना दी, राज भैया का फोन है, जानवी से बात करनी है। वह फोन की ओर लपकी कि सास ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। खबरदार, अगर राज से कुछ भी कहा तो वो वहाँ अकेला है, बीमार है, इसकी खबर सुनेगा तो परेशान हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं तेरी बच्ची को, उससे यही कहना कि सब ठीक है, समझे। उसने फोन उठाया, हेलो कहा। जानवी कैसी हो, छुटकी कैसी है? पता है आज मेरा मन नहीं लग रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है, छुटकी बहुत याद आ रही है। सब ठीक है ना? बोल क्यों नहीं रही हो? उसकी
उसकी तबीयत, उसने बोलना चाहा। हाँ हाँ सब ठीक है, तू चिंता मत कर। सासू माँ ने उसके हाथ से अचानक से फोन ले लिया था। आज जरा सा दस्त हो गई थे छुटकी को, सो इसी में तेरी बीबी घबरा गई। हम लोग हैं ना यहाँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक है। यह कह करके उन्होंने फोन रख दिया था। वह 2 मिनट भी बात ना कर पाई। सारी रात बच्ची रिरियाती रही। दूध पिलाते ही वह दस्त कर देती। उसकी आंखें बैठ चुकी थी, सांस तेज तेज चल रही थी। वह बच्ची को गोद में लेकर के रोती रही। अपने कर्म तो भोगेगी ही, कहने वाली सासू माँ भी अब घबराने लगी थी। बच्ची की हालत बहुत नाजुक लग रही थी। सुबह के 3:30 बजे थे जब जेठ जी ने डॉक्टर को फोन करके सारी स्थिति बताई, तो उसने इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल एडमिट करने को कह दिया था। उसने जल्दी जल्दी सारे गंदे कपड़े धो करके डाले और फिर घंटे भर बाद ही वह बच्ची को लेकर के अस्पताल में थी। बच्ची को जल्द ही आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। उसके नन्हे से हाथ में कैनुला लग चुके थे। इंजेक्शन देने के बाद बच्ची गहरी नींद में सो गई थी। कमरे में बाल कृष्ण का बड़ा सा पोस्टर लगा था। उसने तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए, मेरी गोद ना उजाड़ना भगवान। उसे राज की कमी कितनी खल रही थी। आज उसे यहाँ होना चाहिए था, उसके पास। आज बच्ची को कुछ हो गया तो वह उसे क्या जवाब देगी। आप यहाँ क्यों नहीं हो, आ जाओ प्लीज। फिर वह रो पड़ी थी। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया था रोटा वायरस का तीव्र इन्फेक्शन हुआ है बच्ची को। यह वायरस गंदगी से फैलता है। थोड़ी और देर हो जाती तो बच्ची को बचाना मुश्किल था। उसने निर्देश दिए कि बच्ची को साफ हाथों से छुएं, उसके दूध की बाटल स्वच्छ रखें। वह सोच रही थी कि ये निर्देश वह अपनी सास और जेठानी को कैसे समझाएं। वो जानबूझ करके बच्ची के मुंह में गंदे हाथ और मक्खियों से भिनभिनाती बाटल डाल देती हैं। वो पूरा दिन और पूरी रात आंखों में ही कटी थी। एक के बाद एक बच्ची को सैलाइन चढ़ाई जा रही थी। दवाओं के प्रभाव से बच्ची लगातार सो रही थी। उसने देखा बच्ची का नन्हा सा हाथ जिसमें कैनुला लगी थी नीला पड़ चुका था। कितना कष्ट सह रही थी मेरी बच्ची, लेकिन उसकी माँ डर के मारे बोल नहीं सकी कि गंदी बोतल मेरी बच्ची के मुंह में मत डालो। क्यों नहीं रोक पाई मैं उन्हें। मेरे भीरूपन, डरपोकपन की कीमत मेरी बच्ची क्यों चुकाए। उसे रह रह करके राज पर भी गुस्सा आ रहा था। कैसे उसने उन दोनों को अपने घर वालों के बीच छोड़ रखा था। खुद गायब थे, क्यों नहीं वह साथ रहता। यदि साथ रहना संभव नहीं था तो राज ने उससे शादी क्यों की, क्यों उसका गला फंसाया। अगले दिन राज का दोस्त जब पत्नी के साथ बच्ची को देखने आया तो उसने अपना फोन उसे दे दिया। आप अकेले में राज से बात कर लो, वह परेशान हो रहा है। उसने राज को फोन मिलाया तो हेलो, कैसी हो जानवी, छुटकी कैसी है। सुन करके कुछ देर तो उसके मुंह से बोल ही नहीं फूटे। क्या कहे, वो सच कहे या झूठ कहे। हेलो हेलो, तुम सुन रही हो ना। हाँ 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 मैं सुन रही हूँ, ठीक हूँ मैं। वो भी ठीक है, सच बताओ, सच में ठीक है। मुझे अभय यानी मेरा दोस्त, उसी ने मुझे बताया आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। उसने बताया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। मुझे उससे क्या, अभी बच्ची की तबीयत ज्यादा जरूरी है, चल रहा है ट्रीटमेंट। डॉक्टर कह रहे हैं कि कल डिस्चार्ज कर देंगे। तभी बच्ची कुनमुनाई थी, हाथ में घुसी सुइयों की तकलीफ से रोई थी। उसने तुरंत बच्ची को धीरे से गोद में लिया था। बच्ची फिर सो गई। बच्ची की कराह में डूबी आवाज राज के कानों तक पहुंच गई थी। कोई कितना भी झूठ बोले कि सब ठीक है, पर एक पिता का दिल बच्ची की पीड़ा को महसूस कर चुका था। अगले दिन जब बच्ची को डिस्चार्ज करा करके वह घर पहुंची तो खबर मिली कि शाम तक राज आ जाएगा। उसे यह सुन करके कितना सुकून मिला था वह बयां नहीं कर सकती थी। लेकिन राज का यूं चले जाना जेठानी को अच्छा नहीं लग रहा था और यह बात वो खुल करके जाहिर भी कर रही थी। एक बार फिर से उस पर जम करके बिना बात बरसे थे, लेकिन आज उसने भी ठान लिया था अब और नहीं सहेगी। जब बिना बोले इतनी लानत मलामत मिलती है तो बोल करके बुरा बन जाना कहीं बेहतर है। भाभी मेरी बच्ची अभी अस्पताल से आई है तो कुछ तो ख्याल करिए। आप छोटी छोटी बातों पर मुझे प्रताड़ित करती हैं। क्या मिलता है आपको मुझे सता करके। यह सुन करके जेठानी सन्न रह गई थी। तेरे मुंह में जबान आ गई है। मैं किसी का अपमान नहीं करती, लेकिन बिना वजह आप कुछ भी कहेंगे तो कभी ना कभी प्रतिरोध तो करना ही होगा। राज आया था और हमेशा की तरह सबसे पहले उसकी कॉन्फ्रेंस सासू माँ जेठ जेठानी के साथ हुई।
घंटे भर बीत जाने को हुए, फिर उन्होंने उससे क्या क्या नहीं समझाया। वह जानती थी कि ये सब होना ही है, क्योंकि आज उसने भी मुंह खोल ही लिया था। जेठ जी उससे बच्ची को ले गए थे। राज सबके साथ वहीं बैठा बच्ची को खिलाता रहा। रात को खाने के बाद ही वह राज कमरे में दाखिल हुआ। आप हमें साथ कब ले जाएंगे? जब मम्मी कहेंगी ले जाने को तब सोचेंगे। तेवर बदले बदले थे। मम्मी से पूछ लीजिए, हमें साथ ले चलिए। अभी नहीं ले जा सकता, 2-4 महीने बाद। लेकिन क्यों? यहाँ और रहे हम लोग तो पक्का कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। आपको पता है इसे इन्फेक्शन क्यों हुआ था? उसने बच्ची के इन्फेक्शन की वजह बतानी शुरू की तो वह बुरी तरह से उखड़ गया। बस करो यार, वो माँ है मेरी। महीने भर पहले उन्होंने अपना पति खोया है और तुम उनके सर दोष मढ़ना चाहती हो। शर्म नहीं आती है ऐसी वाहियात बात करते हुए? माना मैंने कि वो रूड हैं, बहुत रूड हैं। यह भी मानता हूँ कि पहले गलती हो गई थी उनसे, जिसकी वजह से इतना बवाल हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अब हर बात का दोष उनके सर पर मढ़ती रहो। अरे कुछ तो सोचो, विधवा हुई हैं मेरी माँ और तुम ऐसी स्थिति में भी उनके प्रति ऐसी सोच रखती हो। सेम ऑन यू। वह हतप्रभ देखती रह गई। राज की नज़रों में कितनी हिकारत भरी थी। उसके लिए वह उसे अभी साथ ले जाना नहीं चाहता था और ये लोग यहाँ उसका जीना मुहाल किए जा रहे थे। वह करे तो क्या करे, उसकी रुलाई निकल पड़ी थी। राज यह देख करके बमक गया था। रो करके या बच्ची का वास्ता दे करके मुझे घुमाने का सोच रही हो तो भूल जाओ। कान खोल करके सुन लो मेरी बात। मेरे लिए मेरी माँ सबसे ऊपर थी और हमेशा रहेंगी। हाँ, इस बच्ची के प्रति जो भी मेरा फर्ज है मैं निभाऊंगा, लेकिन इसका सहारा ले करके तुम मुझे मेरी माँ के खिलाफ कभी नहीं कर सकती, समझे? कह करके वो गुस्से में घर से बाहर निकल गया था। उस रात वे दोनों साथ हो करके भी साथ नहीं थे। राज मुंह फेर करके सो गया था, पर उसकी आंखों में तो नींद ही नहीं थे। उसका मन हो रहा था कि बच्ची को लेकर के कहीं भाग जाए, दूर, बहुत दूर। उसे सपना आता कि वह बच्ची और राज के साथ कहीं जा रही है। अचानक तूफान उठा और जमीन बीच में फट गई। उन्हें अचानक से बनी रही खाई के उस पार जाना है। राज ने उसका हाथ छोड़ा और दौड़ करके उस पार अपने परिवार वालों के पास पहुंच करके उसे देख रहा है और वो गोद में बच्ची लिए दौड़ ना पाने के कारण राज चिल्लाते हुए वहीं रह गई। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन खसक गई और वह बच्ची समेत नीचे गिर गई। तभी अचानक एक झटका लगा। किसी ने उसका एक हाथ पकड़ करके ऊपर खींचने की कोशिश की। वह किसी तरह अधखुली आंखों से देखती है। उसे ऊपर खींचने वाली उसकी माँ है, जो पूरा जोर लगा करके उसे किसी तरह ऊपर खींचने की कोशिश कर रही हैं, जबकि दूसरी ओर उसके ससुराल वाले बस तमाशा देख रहे हैं। उसकी आंखें खुल जाती हैं। फरवरी की ठंड में भी उसे पसीने आ जाते हैं। अब वह सपना उसे बार बार आने लगा है। पता नहीं शायद राज पर से उसका विश्वास कैसे डगमगाने लगा है। इतने लोगों की उपस्थिति में भी वह एकदम अकेली है, असहाय है। अपनी स्थिति पर उसे रोना आता है। क्या करे वह? कुछ तो करना ही पड़ेगा, पर करे तो कैसे करे? उसे नहीं पता उसकी जिंदगी में दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। अब क्या फैसला होगा जानवी का? क्या अपनी बेटी के खातिर अपने ससुराल वालों को छोड़ देगी जानवी? आखिर उसकी माँ का बार बार सपने में आने का क्या इशारा था? क्या जानवी की जिंदगी कठिनाइयों का अंत होगा या नहीं? उसकी जिंदगी में कितनी दिक्कतें आ रही थी। इतने ट्विस्ट और टर्न तो नाटक में भी नहीं होते हैं जितने शादी के बाद से उसकी अब तक की लाइफ में आ चुके थे। राज तो 2 दिन बाद वापस चला गया। वो घर पर रुक ही नहीं सकता था, जॉब ही ऐसा था। इधर बच्ची वायरस के इन्फेक्शन से ठीक हुई तो मलेरिया का इन्फेक्शन हो गया। उससे उठी तो निमोनिया का इन्फेक्शन हो गया। हर 15 दिनों में डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते वह अब थकने लगी थी, जिस पर हर बार डॉक्टर और दवाइयाँ खर्चे बार बार उसे सुनाए जाते। ऐसी औलाद पैदा की है
जो जब देखो बीमार ही पड़ी रहती है। अब तो डॉक्टर भी तरस खाने लगा था। मैडम, आपकी किस्मत ही खराब है, वरना इतनी ठंड में मलेरिया होना संभव नहीं होता, और अब निमोनिया भी हो गया है। इतनी जल्दी जल्दी बच्ची बीमार पड़ रही है, थोड़ा अच्छे से ख्याल रखा कीजिए। वह सोच रही थी क्या कर सकती है वह। उसकी बच्ची के पास सिर्फ वही कपड़े थे जो उसकी माँ ने दिए थे। डायपर लगाने को मनाही थे। ऐसे में बच्ची कपड़े गीले करती तो बदलने के लिए कपड़े तक कम पड़ जाते। कहाँ से लाए वह कपड़े और किससे कहे। निमोनिया का एक इंजेक्शन 5,000 का था। डॉक्टर ने उससे पूछा, आप तैयार हो तो मैं बच्ची को इंजेक्शन दे दूं। उसने साथ लाए जेठ जी को देखा था, क्योंकि उसके पास तो पैसे थे ही नहीं जो वह हाँ कह सकती। जेठ जी ने डॉक्टर से कह दिया, आज रुक जाइए, मैं बच्ची के पिता से बात करना चाहता हूँ। वह डिसाइड करेंगे कि इंजेक्शन देना है या नहीं। ओके, पर जरा जल्दी कीजिएगा, इन्फेक्शन बढ़ गया है तो मामला बिगड़ जाएगा। तब तक मैं कुछ दवाएं लिख रहा हूँ, वह देते रहिए। घर आ करके उसने माँ के सुझाए सारे नुस्खे ट्राई किए थे। इतनी परेशानियां वह अकेले ही झेल रही थी। ना उसको किसी का आर्थिक सपोर्ट था, ना ही भावनात्मक सपोर्ट था। बच्ची की स्थिति देख करके उसने तय कर लिया था, अगर बच्ची को कुछ भी हुआ तो वह अब राज के साथ अपनी शादी खत्म कर देगी। वह नहीं रहेगी उसके साथ, नहीं रहना है उसे। जो आदमी अपनी पत्नी को भावनात्मक सुरक्षा तक नहीं दे सकता है, उसके साथ रहने का क्या मतलब है। खैर, यह उसकी दिन रात की दुआओं का असर था या दवाओं का असर था। अगली सुबह तक बच्ची की हालत में काफी सुधार हो चुका था। डॉक्टर ने अब इंजेक्शन की बजाय उसे दवाओं पर ही रखने का फैसला किया था। बच्ची में काफी सुधार है। बाय द वे, इसके पापा कहाँ हैं? ऐसे वक्त में उनको होना चाहिए ताकि अर्जेंट डिसीजन लिए जा सकें। वो तो बाहर ही रहते हैं डॉक्टर, वीकेंड में कभी कभी आना होता है, जेठ जी ने कहा था। वीकेंड में हमेशा की तरह राज आया। एक दिन रुका, फिर अगले दिन राज को वापस जाना था तो उसने राज से कुछ रुपए उसे दे जाने के लिए कहा। मम्मी को 10,000 दे जा रहा हूँ, जो चाहिए उनसे कह करके ले लेना। तुम्हें क्या जरूरत है पैसों की? क्यों जरूरत नहीं है? मेरे पास 5 रुपए तक नहीं है। मैं भीख मांगती रहूं मम्मी से। मम्मी से मांगने से क्या दिक्कत है? और तुम्हें पैसे चाहिए है क्यों? सारा खर्च तो मम्मी देख रही हैं। सारा खर्च मम्मी जी देख रही हैं तो भैया बच्ची के दूध के पैसे मुझसे क्यों मांगते हैं? मम्मी जी से लें। किसने मांगे पैसे? तुमसे कम मांगे, आपके भैया ने मांगे। इन्फेक्शन के बाद से डॉक्टर ने गाय का दूध बंद कर इसे डब्बे का दूध लिखा है। उसके पैसे मैंने ही दिए हैं, और ये वो पैसे थे जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे। आप तो एक पाई मुझे नहीं दिए। बच्ची के दूध के लिए, प्लास्टिक सीट के लिए, साबुन, पाउडर, तेल, बाकी खर्चों के लिए मैं कहाँ से ले आऊं पैसे? आपने तो मेरी भिखारियों वाली हालत कर दी है। सारा पैसा अपनी मम्मी को देते हैं और लोग मुझसे पैसे मांगते हैं। खुद हफ्तों में आते हैं। हमें आप अपने साथ ले जाना नहीं चाहते तो आखिर आप चाहते क्या हैं? अब मैं सड़क पर भीख मांगू? उसका आक्रोश आज चरम पर था। भैया तुमसे क्यों मांगेंगे पैसे? बच्ची के दूध के पैसे मेरे घर वाले तुमसे क्यों मांगेंगे भला? ठीक है, अभी यही पूछ लीजिए। आपको सब पर यकीन है पर मुझ पर यकीन नहीं है। राज ने ज्यादा बात न बढ़ाते हुए 2,000 उसके हाथ में रख दिए। जाने से पहले बच्ची के दूध के 4-5 डिब्बे और बाकी सामान रख करके जाइएगा। मैं भैया से कहती हूँ तो भाभी चिढ़ती हैं कि उनसे अपना काम करवा रही हूँ। बच्ची आपकी है तो जिम्मेदारी भी आप उठाइए। नहीं उठा सकते हैं तो मुझे मेरी माँ के पास भेज दीजिए। और हाँ, इसकी वैक्सीन के लिए कृपया करके टाइम पर आ जाया करिए। यदि इतना भी समय नहीं है आपके पास तो बच्चा पैदा करने की जरूरत भी नहीं थी। राज हैरानी से उसका मुंह ताक रहा था। आज वह कैसे इस तरह से बोल रही है, लेकिन वह सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि कह तो वह सच ही रही थी। जब से बच्ची पैदा हुई है वह कभी 2 दिन से ज्यादा उसके साथ रुक नहीं पाया था। वह आता भी तो जानवी को मुश्किल से बढ़त दे पाता है। इतनी बार उसकी बच्ची बीमार पड़ी पर वह एक बार भी सुभी के पास नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसने जाने से पहले सारा सामान ला करके रख दिया था। पर क्या सिर्फ सामान ला करके रख देना या कुछ रुपए थमा जाना ही कर्तव्यों का इतिश्री हो सकती है? बच्ची के अभिभावक तो वे दोनों ही बने थे, पर सारी तकलीफ वह अकेले ही भोग रही थी। बचपन से राज की आदत थी अपनी हर बात के लिए माँ पर
निर्भर होना। शादी के बाद भी राज अपनी पत्नी और बच्ची की जिम्मेदारी भी मम्मी पर छोड़ करके फ्री हो गया था, बिना यह सोचे समझे कि वे लोग यह जिम्मेदारी उठाना चाहते भी हैं या नहीं। अगली बार जब राज आया तो उसके लिए खुशखबरी लेकर के आया। वह उसे और बच्ची को अपने साथ ले जाने वाला था। आखिरकार 4 महीने की बच्ची को लेकर के वह अपने घर लौटी तो उसने चैन की सांस ली थी। अब जब तक सासू माँ नहीं आती हैं तब तक वह यहाँ अपने तरीके से जीने के लिए आज़ाद है। यहाँ उसका जीवन सहज तो चला था, वह अब मानसिक रूप से स्वयं को काफ़ी स्वतंत्र महसूस करती। राज जब बाहर जाता तो उनकी मकान मालकिन उनका ख्याल रखती। उसकी कुशल क्षेम पूछने वाले बहुत लोग थे जो आगे बढ़ कर के मदद करने के लिए भी तैयार रहते थे। वह यहाँ अब बहुत खुश थे, लेकिन महीना बीतने से पहले ही उसकी सासू माँ उसके यहाँ पधार गई। उन्होंने आते ही फिर एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया था। वे दोनों अब भी हंसते या हल्के फुल्के मूड में होते, वे कोई ना कोई ऐसी बात जरूर छेड़ देती या ससुर जी की मृत्यु को लेकर के कुछ ऐसा कह देती कि उनकी हंसी पर एकदम से ब्रेक लग जाते और पूरे घर में खामोशी पसर जाती। वे स्वयं दुखी थी, इसलिए वे किसी और को और खासकर उसे खुश होता नहीं देख सकती थी। धीरे धीरे वे फिर टोका टाकी कर उस पर अपना शिकंजा कसने लगी थी। राज काम करके घर आता और तुम फिर उसे सब्जी लाने भेज देती हो। तुम क्यों नहीं जाती सब्जी खरीदने? मेरे बेटे को नौकर बना करके रखा है, ये क्यों किया है, वो क्यों नहीं किया? जैसी बातें 24 घंटे चलती उनकी। बातों से बचने के लिए वह एक एक करके सारे काम अपने ऊपर लेने लगी थी। घर के काम निपटा करके बच्ची को देखती, फिर गोद में बच्ची को लेकर के वह सब्जी लेने या फिर किराना का सामान लेने पैदल ही निकल जाती, क्योंकि बच्ची ने अब घुटनों पर चलना शुरू कर दिया था। तो सासू माँ के आराम में खलल पड़ता। एक हाथ से बच्ची संभाले, दूसरे हाथ में बड़े बड़े थैले लटकाए वह हाँफती हुई सीढ़ियाँ चढ़े तो पड़ोसन और मकान मालिक तक उस पर तरस खाती। जो कुछ भी उसके साथ हो चुका था और अब भी जो लगातार जारी था, उससे उसके मन में अपनी ससुराल वालों के लिए चिढ़ पैदा होने लगी थे। जिस सास में वो कभी अपनी माँ को देखना चाहती थी, अब वही उसे जहर की पुड़िया लगने लगी थी। अनवरत असहायता की स्थिति में धीरे धीरे उसके मन में उसके प्रति वितृष्णा का भाव कहीं ना कहीं पनपने लगा था। अब वह प्रतीक्षा करती कि कब वे उसके घर से जाएं और वह चैन की सांस ले सके। अब उसे ससुराल जाना भी अखरने लगा था। वहां कभी भी उसका स्वागत नहीं हुआ था, बल्कि अपमान करने की सारी हदें पार की गई थी। वह अपने ही ससुराल वालों से कटने लगी थी। उसे लगने लगा था कि वह जितनी दूर उन लोगों से रहेगी उतनी ही सुखी रहेगी, लेकिन राज के आगे उसकी एक ना चलती। वह अब भी उसे खींच करके अपनी माँ के घर ले जाता, लेकिन अब वह पहले की तरह अपना अपमान नहीं सहती। अब वह मुंह पर बोलने लगी थी। हालांकि वह उन लोगों जितनी दुष्ट नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी अब चुपचाप सहते जाना उसके बस का नहीं था। इस दिवाली जब जेठानी जी ने उसकी बिटिया की ड्रेस पर फप्ती कसी, कैसी गंवारों जैसी ड्रेस पहनाई है, जरा भी त्योहारों जैसी नहीं है। 2 कौड़ी की सासू माँ ने आगे जोड़ा। ये क्या जाने त्योहार पर कैसे पहनाना चाहिए। जिनके बाप नहीं होते हैं वे जानते क्या हैं। तो वह बोल पड़ी, ऐसा है भाभी, आपके देवर जी की जितनी हैसियत थी उतने की ही ड्रेस मैं ले सकती थी। चलिए मैं गंवार सही, आप और मम्मी जी ही 2-4 स्टैंडर्ड की ड्रेस दिला दीजिए, मैं भी तो देखूं स्टैंडर्ड ड्रेसेस कैसी होती हैं। वैसे भी इसकी पहली दिवाली पर ताई जी और दादी जी की ओर से गिफ्ट तो बनता ही है। उसके इन बोल बचनों पर जहां सासू माँ तमक गई थी, वहीं जेठानी जी ने आगे कुछ ना बोलना ही ठीक समझा। लेकिन सासू माँ को उसकी बात गड़ चुकी थी। इतना कमाने के बाद भी गंवार पल्ले पड़ेगी तो हैसियत ऐसी ही रहेगी। इतने ही पैसे की भूख है तो बैठ करके हराम की क्यों खाती है? खुद कमा जा करके। हराम शब्द पर वह चौंक गई थी। पति की कमाई उसके लिए हराम है। वह अपना सब कुछ छोड़ आई पति के लिए, सब कुछ सहती रही पति के लिए, दिन रात सेवा करे पति की, घर संभाले पति का, पर उसकी कमाई खाना उसके लिए हराम है। वह सोच रही थी कितनी गंदगी है इनके दिमाग में। वह तो अपने पति की कमाई में हर प्रकार से संतुष्ट है, लेकिन ये लोग खुद ही आग लगा करके फिर खुद ही
विक्टिम बन जाते हैं। दिवाली के बाद सासू माँ जब अपने घर आई तो अब यही वाक्य उनका अमोघ अस्त्र बन गया था। खुद कमा तब खा। वे जब तब उठते बैठते उसे अपने तीखे नस्तरों से छलनी करती रहती। वहां रह करके वे दिन रात राज को ब्रेन वॉश करती रहती। जब देखती कि राज पर असर नहीं हो रहा है तो रोने लगती। राज अपनी मम्मी को रोते सुबकते देखता तो उसका मन पश्चाताप और क्षोभ से भर जाता। उसके दिमाग में सासू माँ ने यह बात अच्छी तरह से बैठा दी थी कि ससुर जी की मृत्यु का कारण जानवी है। उस दिन कलह ना हुई होती तो ससुर जी आज जीवित होते। वे बार बार स्वयं को पीड़ित निरूपित करती और जी भर करके उसे कोसती। वह भी कहती, अब तो मेरी परवाह करने वाला कोई रहा ही नहीं। अब तो तुम लोग जैसा चाहोगे वैसा व्यवहार मेरे साथ करोगे। देख लो तेरे भाई भाभी को, मेरे सर पे नाच ही रहे थे, इसलिए तेरी बीबी का मुंह भी खुल गया। सोचती हैं बुढ़िया को जितना हो सके अपमान करूं। हालांकि राज जानता था कि जानवी ने मां को कभी अपमानित करने की सोच भी नहीं की है, लेकिन यदि वह उसके बारे में कुछ भी कहने की कोशिश करता तो सासू माँ उस पर भी लांछन लगा करके फिर रोने बैठ जाती। सासू माँ की जेठानी जी से पहले भी पटती नहीं थी। वे एक की चार सासू माँ को सुनाती। अब तो खुल करके ही कला होने लगी थी, इसलिए सासू माँ उनके यहाँ आई थी। ऐसे में राज अपनी माँ की खुशी के लिए हर वो काम करता जिससे वे संतुष्ट रह सकें। सिर्फ माँ के अहम को संतुष्ट रखने के लिए गलती ना होने पर भी उसे डांट देता, बुरी तरह झिझक देता। पर कोई भी बात होती तो वह अपनी माँ का ही पक्ष लेता। लेकिन इससे धीरे धीरे वह जानवी से दूर होने लगा था। अनवरत तनाव के चलते उनके बीच पति पत्नी के संबंध भी नगण्य हो चुके थे। राज का काम पैसे कमाना भर रह गया था और उसका काम घर संभालना और बच्ची की देख रेख तक सीमित हो गया था। राज आए दिन घर से बाहर ही रहता, इतना अधिक कि उसकी अपनी बच्ची तक उसे पहचानती ही नहीं थी। हफ्ते 10 दिन में 1-2 दिन के लिए घर आने पर उस पर भी घर में बहुत कम वक्त बिताने भर से बच्ची भला उसे पहचानती भी कैसे। राज घर में होता भी तो फोन या लैपटॉप पर ही व्यस्त रहता। जानवी को जरूरी बात कहने के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता। दिन महीने और साल इसी तरह से गुजरने लगे। इन्हीं सब उलझनों के बीच उसकी बिटिया 2.5 वर्ष की हो चुकी थी। राज अपने काम में इतना मसरूफ हो चुका था कि यदि उसने याद ना दिलाया होता तो उसे कभी यह भी एहसास ना हो पाता कि उसकी बिटिया अब स्कूल जाने के योग्य हो गई है। उन्होंने उसके एडमिशन के लिए शहर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में आवेदन किया। अभिभावकों का भी इंटरव्यू होना था। वहां बच्चों के विंग की प्रधानाचार्य ने आवेदन पत्र में लिखी उसकी शैक्षणिक योग्यता देख करके सीधा सवाल किया, यू हैव सच इन एक्सीलेंट क्वालिफिकेशन, स्टिल यू आर सिटिंग एट होम व्हाई? इतनी शानदार शैक्षणिक योग्यता के बावजूद आप घर में बैठी हैं क्यों? उसने कुछ पर सोच करके जवाब दिया था, एक्चुअली मैम आई वाज डूइंग PhD फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन DNA fingerprinting, but meanwhile I got married and came here, but unfortunately here my subject is not available, so I dropped the idea of doing PhD and now I am completed concerns about my child only। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से DNA फिंगरप्रिंट्स में PhD कर रही थी, पर बीच में ही शादी हो गई और मैं पति के साथ यहाँ शिफ्ट हो गई। दुर्भाग्य से यहाँ मेरा विषय उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैंने विचार ही त्याग दिया। अब मेरा सारा ध्यान सिर्फ अपनी बच्ची पर है। उसके इस जवाब ने साक्षात्कार ले रहे पैनल में उत्सुकता पैदा कर दी। पहले PhD पूरी करनी थी ना, फिर शादी करती आप। मैम मेरे पिता नहीं हैं और मेरी माँ काफ़ी बीमार रहती हैं। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ते जाने की वजह से उनका दबाव था मुझ पर, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ शादी का सोचा था। शादी के बाद डिग्री पूरी हो जाएगी, पर उसने बात अधूरी छोड़ दी थी। मतलब आप भविष्य में यदि अच्छा ऑफर मिले तो अपनी पढ़ाई पूरी करना या जॉब करना चाहेंगी मैम? अब मेरी पहली प्राथमिकता मेरी बच्ची है, उसके बाद ही कुछ सोचूंगी। साक्षात्कार ले रही महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बच्चा काफी टैलेंटेड है।
हम देख रहे हैं इतने छोटे बच्चे को भी आपने बखूबी ट्रेनिंग दी है। ऐसे बच्चे बहुत कम देखने को मिलते हैं। इतनी छोटी उम्र में भी आपकी बच्ची का आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। थैंक यू मैम। मैंने शादी से पहले 2.5 साल शौकिया शिक्षिका की जॉब भी की है। शायद इसलिए यह सुन करके प्रधानाचार्य बोल पड़े, आपके पास यदि बीएड की डिग्री होती तो हम अभी आपको जॉब ऑफर कर देते। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इतनी मेहनत से अर्जित की हुई योग्यता को, अपनी क्वालिफिकेशन बेकार मत जाने दीजिए। पैनल वालों के इन शब्दों ने कुछ करने की उसकी सोई हुई भूख को और फिर जगा दिया। उसकी ससुराल वाले अब तक उसे गंवार बेवकूफ़ घोषित करते आए थे और वह भी यह मानने लगी थी कि वह सच में गंवार और बेवकूफ़ है। पर आज इतने बड़े स्कूल ने उसकी योग्यता को सराहा था, उसके आत्मविश्वास को परखा था और उसमें फिर से इस आशा का संचार किया था कि वह भी कुछ और भी हो सकती है, कुछ है। जल्द ही साक्षात्कार रिजल्ट घोषित हुआ। उसकी बच्ची का एडमिशन हो चुका था। उस दिन वह बहुत खुश थे। बच्ची स्कूल जाने लगी। उसने कभी भी जानवी को स्कूल जाने के लिए परेशान नहीं किया। पहले वह सारा दिन बच्ची में व्यस्त रहती थी। वह बच्ची जब स्कूल चली जाती तो वो 4 घंटे का समय उससे काटे नहीं कटता था। अब वह नौकरी की सोच सकती थे। उसे पढ़ाना बेहद पसंद था, पर बड़े स्कूलों में पढ़ाने के लिए उसके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। अखबार में बीएड प्रवेश परीक्षा की सूचना छपी थी। यह देख करके उसने सोचा क्यों ना वह बीएड कर ले। उसने यह बात राज और सासू माँ से कही तो राज ने तो हामी भर दी, पर सासू माँ उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोली, यहाँ ऐसे एडमिशन नहीं मिल जाता, कॉलेज में प्रवेश परीक्षा होती है और तुम बीमारू राज्य के छोटे से गांव नुमा शहर से आई लड़की हो। यहाँ की प्रवेश परीक्षा कभी पास नहीं कर पाओगी। अपनी हैसियत देख करके मुंह खोला करो। तुम्हारे यहाँ की पीएचडी हमारे यहाँ की 5वीं के बराबर है। सासू माँ की यह बात उसको लग गई। अब तो चाहे जो हो जाए वह दिखा करके रहेगी अपनी हैसियत। जिद करके वह प्रवेश परीक्षा का फॉर्म ले आई। साथ में मॉडल पेपर भी था। उसका स्तर देख करके उसे हंसी आ गई। मम्मी जी तो कह रही थी कि यहाँ का लेवल बहुत हाई फाई है, पर मॉडल पेपर देख करके तो मुझे किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं लग रही है। इसे क्रैक करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसका आत्मविश्वास देख राज मुस्कुरा दिया। चलो अच्छा है, व्यस्त रहोगी तो फालतू की चिक चिक नहीं कर रहेगी। वह प्रवेश परीक्षा देगी यह जान करके सासू माँ ने फौरन वापस जाने का ऐलान कर दिया। उन्हें लगता था यदि वे यहाँ रहेंगी तो कहीं परीक्षा की वजह से बच्ची को संभालने का भार उन पर ना आ जाए। वे वापस चली गई। 2 महीने बाद ही आत्मविश्वास से लबरेज वह परीक्षा दे आई थी और जब परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो सुबह सुबह अखबार में अपना रोल नंबर देख करके वह खुशी से फूली नहीं समाई। राज ने खुशखबरी देने के लिए घर फोन लगाया था। फोन जेठानी जी ने उठाया और उसके सिलेक्शन की खबर जान करके उनके बोल बचनों ने एक बारगी उसके सारे उत्साह पर पानी फेर दिया। इसका सिलेक्शन कैसे हो सकता है राज भैया, आपसे जरूर रोल नंबर देखने में कोई गलती हुई है। ऐसे आसानी से किसी का सिलेक्शन होता है क्या? इन जैसों का सिलेक्शन होने लगे तो फिर दुनिया में कोई असफल होगा ही नहीं। कह करके वह हंसी। भाभी, मैंने यूनिवर्सिटी में फ़ोन करके भी पता कर लिया है, जानवी का सिलेक्शन हो गया है, आप मम्मी को बता देना। कह करके राज ने फ़ोन कट कर दिया था। अपनी भाभी की बातों से उसका मूड उखड़ गया था। राज ने उसका मुंह मीठा करवाया था। चलो तुम्हारे मायके में तुम्हारी मम्मी को भी खुशखबरी दे दो। उसके मायके में फोन नहीं था। उसकी माँ पड़ोसी के घर से फोन कर पाती थी, इसलिए माँ से उसकी बातें बहुत सीमित हो पाती थे। उसने यह खुशखबरी माँ को दी तो वो बेहद खुश हुई। उसके आगे बढ़ने की दुआएं देती हुई बोली, जल्द ही फोन कनेक्शन लूंगी, फिर तुमसे अच्छे से बात हो सकेगी। फोन ना होने की वजह से मन मार करके रह जाती हूँ। तुम खूब आगे बढ़ो बेटा, धीरे धीरे अपनी पीएचडी भी पूरी करना। अब उसमें आत्मविश्वास का असीम संचार हो चुका था। उसने शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। नियमित कक्षाएं शुरू हो गई। उसकी सासू माँ फिर आ चुकी थी। वह आश्वस्त थी कि सासू माँ रहेंगी तो उसे बीच से बच्ची की ज़्यादा फिक्र नहीं रहेगी। कॉलेज सुबह 8 बजे से था, पर सासू माँ 9 बजे
नाश्ता करते थे। उसने समय से पहले या बाद में कुछ भी करना उन्हें मंजूर नहीं था। उन्होंने साफ कह दिया था कि उन्हें इस आयु में समय पर गर्म नाश्ता चाहिए। सुबह 6 बजे थोपा हुआ नाश्ता खाना वे नहीं खा सकते। उसे यह सुन करके बहुत कोप्त हुए थे। अपने घर में तो सासू माँ अपना नाश्ता स्वयं बनाते थे, क्योंकि जेठानी जी तो कमरे से बाहर ही 9:30 बजे निकलते थे, पर यहाँ समय पर गर्म नाश्ते का आर्डर पास किया जा रहा था। इनकी सारी दादागिरी बस मुझ पर ही चलती है। वह मन ही मन भुनभुनाई। सुबह 5 बजे से उसकी दिनचर्या शुरू होती। बच्ची की वैन ठीक 7:30 आती, अतः उससे पहले ही उसे सारे काम निपटाने होते। सुबह ठीक 5 बजे उठ करके वह बच्ची का नाश्ता, दूध, टिफिन तैयार करती। फिर बच्ची को उठाती, ब्रश कराती, नहलाती धुलाती, यूनिफॉर्म पहना करके तैयार करते। उसका बैग तो वह रात में ही व्यवस्थित करा देते थे। बच्ची को वैन में छोड़ते, फिर किचन में राज, सासू माँ और स्वयं के लिए नाश्ता और दोपहर का खाना तैयार करते। ऐसे में यदि बाई छुट्टी कर दे तो उसे बर्तन और झाड़ू पोंछा भी करना होता। पूरे समय अकेली दौड़ भाग करती और पस्त हो जाती। कोई इतना भी सहयोग न करता कि बच्ची को वैन में बैठा ही दे तो जानवी के 2 मिनट बच जाएं। ऐसे में सासू माँ को यह फरमान उसे जहर लग रहा था, लेकिन वह करती भी क्या। रोज की किचकिच से बचने के लिए उसने कॉलेज लेट जाने का फैसला किया। कॉलेज प्रशासन बहुत सख्त था, लिहाजा उसने सीधा प्रिंसिपल से अपनी मुश्किल बता करके उसे लेट आने की अनुमति देने की प्रार्थना की। प्रिंसिपल काफ़ी अनुभवी महिला थी, उन्हें उसकी बातों में सच्चाई दिखी। वैसे भी वह पहले ही दिन से उससे काफ़ी प्रभावित भी थी। कॉलेज के पहले ही दिन उसने अपने जोरदार संबोधन से न सिर्फ अपनी सहपाठियों वरन शिक्षक वर्ग पर भी अपना प्रभाव छोड़ा था। उसे 2 पीरियड लेट आने की अनुमति मिल गई थी। 2 पीरियड छोड़ने का खामियाजा उसे देर रात तक काम करके पूरा करना पड़ता था। बच्ची को पढ़ाना, घर के काम, सासू माँ एक काम के लिए ही नहीं हिलती थी, लेकिन इतना संतोष था कि उनके रहने से बच्ची की चिंता उसे नहीं रहती थी। सबके सोने के बाद ही वह ड्राइंग रूम में जमीन पर बैठ करके कॉलेज के लिए अपने चार्ट और मॉडल तैयार करते, फाइल बनाते। रात 1:30-2 बजे तक उसका पढ़ना लिखना चलता रहता। उसे अपने काम में लेट होना पसंद नहीं था। वह हमेशा अपनी तैयारी एक कदम आगे रखती थी और यही वजह थी कि वह अपने प्रोफेसर्स के बीच चर्चा और प्रशंसा का विषय बन गई थी। उसका छोटे से छोटा काम भी परफेक्ट होता। यह बढ़ चढ़ करके हर गतिविधियों में भाग लेती और पुरस्कार भी प्राप्त करती। उसने इंटर कॉलेज प्रतियोगिताएं भी जीती थी। कॉलेज में भी सभी मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन यही प्रशंसा वह घर में सुनने को तरसती रहती। लेकिन यहाँ तो ढूंढ ढूंढ करके उसकी कमियां निकाली जाती थी। उसके पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। यह बात जैसे ही उसने घर में बताई, सासू माँ ने वापस जाने का ऐलान कर दिया। हर बार यही होता, जब भी उसके टेस्ट या परीक्षाएं होती, सासू माँ कभी उसके पास ना रुकती, अपने घर चली जाती। उसे लगता जैसे सासू माँ भी उसकी परीक्षा लेती हैं, क्योंकि उनके जाने पर बच्ची को लेकर के उसके सामने समस्या खड़ी हो जाती। बच्ची जब 1:30 बजे स्कूल से आएगी तो उसे कौन देखेगा। वह तो 3-3:30 बजे घर आ पाती है। वह हताश हो गई, पर कहते हैं ना कि जब किसी काम के लिए शिद्दत होती है तो रास्ते भी स्वयं बनते जाते हैं। उसकी बेटी की सहेली पास की ही कॉलोनी में रहते थे। उसके परिजन बहुत भले लोग थे। उन्हें उसकी प्रॉब्लम का पता चला तो फिर उन्होंने ही यह उपाय सुझाया कि जब सासू माँ नहीं होंगी तो बच्ची अपनी उसी दोस्त के घर उतर जाएगी। फिर जानवी कॉलेज से आते वक्त उसे अपने साथ लेती जाएगी। यह उपाय उसे जंच गया और आखिर ये कठिन दिन भी उसके सहयोग से कट ही गए। फाइनल परीक्षाओं में उसने जी जान लगा दी थी और परीक्षा उम्मीद से कहीं अधिक सुखद था। उसने 2 प्रश्न पत्रों में पूरे विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के साथ ही टॉप 5 में स्थान बनाया था। वह दिन उसके लिए अब स्मरणीय था। जब उसे श्रेष्ठ परिणाम के लिए कॉलेज में सम्मानित किया गया, वह घर आई। अपनी खुशी अपनी माँ से बांटने के लिए उसने घर का फोन लगाया।
माँ ने कुछ समय पहले ही फोन कनेक्शन ले लिया था, पर भाई के मुंह से माँ के अस्पताल में भर्ती होने की बात सुन करके उसे झटका लगा। उसकी सारी खुशी तिरोहित हो गई। माँ लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार थे, उन्हें किडनी प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थे, लेकिन माँ से इतनी दूर वह उनकी बीमारी की सुन करके परेशान हो जाएगी या सोच करके उसे बीमारी की बात नहीं बताई गई थी। वह जब भी फोन करती वह सब बढ़िया है यही कहती। उसको रोना आ रहा था। वह भाई उसे हौसला बंधा रहा था, रो मत, मैं हूं ना यहाँ, मैं संभाल रहा हूं मम्मी को, तुम अपना ख्याल रखो, मम्मी ठीक हो जाएंगी, पहले से काफी बेहतर हैं, पहले से माँ की तबीयत बेहतर है। यह सुन करके उसे तसल्ली हुई। माँ की डायलिसिस हो रही थी। वह रोज सुबह शाम फोन करते। भाई हर बार यही कहता, पहले से ठीक है तबीयत, तुम घबराओ नहीं। फिर एक दिन मामा जी का फोन आया, जल्दी आ जाओ, तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर हाथ खड़े कर चुका है। वह राज के साथ आनंद फानंद तत्काल में रिजर्वेशन करा करके माँ के पास पहुंची थी। माँ अस्पताल के आईसीयू में लेटे थे, ऑक्सीजन लगी थी, लगातार सेलाइन और इंजेक्शन चालू थे। 3 डायलिसिस से गुजर चुकी थी माँ, बिल्कुल क्रिस्काय हो चुके थे। उनको होश आने पर वह आईसीयू में माँ के पास पहुंचे। उसे देख करके माँ का मुरझाया चेहरा कैसे खिल गया था। उसे आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने सीधा हाथ उठाना चाहा, पर उठा नहीं पाई। उनके सीधे हाथ में तेज दर्द था, बहुत तेज दर्द था। उनकी हालत देख करके राज ने अपने साथ अपने शहर ले जाने का निश्चय किया था। यहाँ छोटे से शहर में क्या इलाज हो पाएगा, अपने शहर में अच्छे डॉक्टर हैं, जान पहचान है, वहाँ दिखाने पर शायद मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएं। वह मन ही मन राज की शुक्रगुजार थी। कितनी फिक्र कर रहा था राज, जैसे वो उसी की माँ हो। अपने शहर पहुंचते ही राज ने माँ को एक अच्छे अस्पताल में एडमिट करवा दिया था। माँ का ट्रीटमेंट यहाँ शुरू हो चुका था, भाई भी साथ आया था। अब जा करके उसने राहत की सांस ली थी, लेकिन 4 दिन बाद ही उसकी राहत हवा हो गई। जब सासू माँ को यह खबर लगी तो वे अगले ही दिन उनके यहाँ आ गई। उसे लगा शायद वे उसकी माँ की बीमारी जान करके उनसे मिलने आई हैं, लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही, यह जान करके कि वे तो इसलिए आई हैं ताकि उनका दिल का उदार बेटा अपनी सास पर खर्च ना कर बैठे। आते ही उन्होंने हर खर्चे का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। उनके यूं आ जाने से उसके मुश्किलें और कई गुना बढ़ गई थी। एक तो वे वैसे ही किसी काम को हाथ ना लगाती थी, जिस पर उनके गर्म नाश्ते खाने की फरमाइशें पूरी करना इस वक्त जानवी को भारी पड़ रहा था। पहले तो रोज वह सुबह 8 बजे माँ का नाश्ता व लंच लेकर के अस्पताल पहुंच जाते थे, पर सासू माँ के आने पर अब सुबह 10 बजे तक उनको चाय नाश्ता कराने के बाद ही घर से निकल पाती थी। ऐसे में अस्पताल में भर्ती उसकी माँ का नाश्ता लेट हो जाता। नर्स रोज उसे टाइम से आने की ताकीद करते, पर वह मजबूर थी। दिन भर माँ की तरह तरह की जांचें चलती, हॉस्पिटल से लैब तक एम्बुलेंस से लेकर के आना जाना पड़ता। उनके सीधे हाथ में तीव्र दर्द होने के साथ साथ बड़े बड़े छाले पड़ने लगे थे। ऐसे में जांच के वक्त उनके कपड़े हटाने पहनाने के काम के लिए किसी महिला का होना आवश्यक था, अतः उसे दिन भर अस्पताल में रुकना पड़ता। भाई खाना खा करके दोपहर 3 बजे तक अस्पताल आता, फिर शाम 6 बजे तक वह घर पहुंचते और घर के काम और रात के खाने की तैयारियां में जुटते। रात में भाई अस्पताल में रुकता, रात भर माँ दर्द से चीखती तो वह रात भर जाग करके माँ को संभालते, उसके हाथ पैर दबाते, और सुबह जब वह अस्पताल पहुंचती तब वह घर आ पाता, फ्रेश होता, कुछ देर सो जाता। रात भर जागने के कारण थोड़ी देर सोना उसके लिए जरूरी था। जागने पर दोपहर का खाना जो जानवी बना करके रख कर जाती वह खाता, फिर चाय बना करके जानवी की सास को पिलाता, खुद पीता और फिर अस्पताल निकलता। उसकी सास को उसके भाई के घर पर आकर के रुकना और खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वे उसे देखते ही बड़बड़ाना शुरू कर देती, कैसे बेशर्म लोग हैं, लड़की के घर पर आ पड़े हैं, लड़की के घर का पानी भी पीना हराम होता है। जानवी का भाई सुनता, उसे बुरा लगता, पर वह यही सोच करके रह जाता कि उनके बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए जिसका जो मन आए वह कह देता है। एक बार माँ ठीक हो जाए फिर वह यहाँ रुकेगा ही नहीं, और जो भी मजबूरी में खाया पिया है उन सभी निवालों का एहसान भी चुका देगा। भाई उससे घर जल्दी जाने को कहता, तुम्हारी सास नाराज होंगी, तुम भी थक जाती हो, छोटी सी बच्ची सारे दिन बिना माँ के रहती है, तुम मेरे आते ही
निकल जाया करो। डॉक्टर के शाम की विजिट का इंतजार करती हूँ ताकि उन्हें सब रिपोर्ट बता सकूं और टेस्ट वगैरह के बारे में डिस्कस कर सकूं। सारे टेस्ट करवाने मैं लेकर के जाती हूं माँ को, तो मुझे तो रुकना ही पड़ेगा ना। और घर जाकर के सारे काम भी निपटाती हूं तो बेकार ही किचकिच करती हैं। क्या करें, क्या कर सकती हूँ। 15 दिनों बाद माँ का अस्पताल बदलना पड़ा क्योंकि डॉक्टर को किडनी के अलावा कुछ और गंभीर बीमारी का संकेत मिल रहा था, जिसके विशेषज्ञ दूसरे अस्पताल में बेहतर थे। एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई आज सभी जांचें बार बार कराई जा रही थी। आखिर डॉक्टर ने उसे अपने चैम्बर में बुलाया और उसकी माँ को एक्सरे और बाकी रिपोर्ट्स दिखाते हुए बोला, देखिए मैडम, थोड़ा खुद को मजबूत बना करके सुनिएगा। आपकी मदर के फेफड़े में कैंसर है, एडवांस स्टेज है, इसलिए इनके सीधे हाथ में इतना दर्द है कि पेन किलर भी असर नहीं करता है और बड़े बड़े छाले पड़ते हैं। आप कैंसर विशेषज्ञ से बात कर लीजिए, इनके पास समय कम है। कितना समय है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। 2 हफ्ते या शायद 2 महीने या 6 महीने भी खींच सकते हैं। बहुत कुछ व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। बेहतर यही होगा कि इन्हें घर ले जाइए और सेवा कीजिए। वह माँ को घर ले आई थी। कैंसर विशेषज्ञ ने कुछ जांचों के बाद स्पष्ट कह दिया था कि उसकी माँ को कैंसर असाध्य है और कीमो या रेडियोथेरेपी से उन्हें कष्ट देने के बजाय वे लोग सेवा करें। माँ इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि थेरेपी झेल नहीं पाएंगी और उनको कैंसर ठीक नहीं होगा, सिर्फ कुछ दिनों का इजाफा करेगा जो बहुत कष्ट से भरे होंगे। राज के आने पर वह उसे यह सब बताते हुए रो पड़ी थी। राज ने उसे ढांढस बंधा रहा था पर वो विकट परिस्थिति से फंसा हुआ था। राज की मम्मी यानी जानवी की सास ने स्पष्ट तौर पर राज को कह दिया था कि वह जल्द से जल्द अपनी सास और साले को यहाँ से दफा करें, वरना वे स्वयं यह कार्य कर देंगी। रोज रोज की उनकी बातों से राज को तनाव बढ़ रहा था। जानवी की माँ बार बार पूछती, डॉक्टर ने क्या कहा बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी कि नहीं? वह बस किसी तरह अपने आंसू छिपाती। कैंसर का पता चलने के बाद से हफ्ता भर हुआ था माँ को घर आए हुए। एक दिन उसे कुछ दवाएं लेने जाना था। घर में कपड़े वाली कपड़े धो रही थी। राज बच्ची और सासू माँ के कपड़े बाई ही धोती थी। जानवी उसे कपड़े बाहर सुखाने के निर्देश दे करके निकली और आधे घंटे बाद घर पहुंचे तो घर का माहौल बहुत अलग सा था। माँ के कमरे में सन्नाटा था। भाई पलंग पर एक कोने में सर झुकाए सिकुड़ा बैठा था। माँ की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। क्या हुआ मम्मी, बहुत दर्द है क्या? वह उनका हाथ सहलाते हुए पूछने लगी। माँ ने हाँ में सर हिला दिया था। बोली, कुछ नहीं, हौसला रखो मम्मी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तुम क्यों ऐसे चुप बैठे हो, चाय बनाऊं? उसने भाई से पूछा तो भाई ने सिर हिला करके मना कर दिया। कुछ हुआ है क्या? उसे अजीब लग रहा था। नहीं तो मैं सच बोल रहा हूँ। अब मम्मी को घर ले जाऊं, बहुत दिन हो गए हैं यहाँ, और कब तक यहाँ रहेंगे हम लोग? भाई बहुत निराश स्वर में दीवार को घूरते हुए बहुत धीमे स्वर में बोल रहा था। अरे पर वहाँ क्या इलाज होगा? यहाँ कम से कम इलाज तो मिल रहा है, वहां अकेले कैसे संभालोगे? यहाँ कम से कम मैं तो साथ में हूँ, उसने प्रतिवाद किया था। तुम समझ नहीं रही हो, हमारी वजह से दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। तुम अपने परिवार पर ध्यान दो। मैं पूरा ध्यान रखूंगी मम्मी का। अभी ऐसी फालतू बात करने का मतलब, अभी कहीं नहीं जाएंगी मम्मी, वह बोली। उसका मूड उखड़ता देख करके भाई चुप हो गया। अगले दिन बाई ने मौका देख करके कपड़े सुखाते हुए उससे धीरे से चुंगली कर दी। भाभी, कल तो आंटी यानी कि आपकी सास ने गजब कर दिया था, ऐसा भी कोई करता है क्या? बेचारी आपकी मम्मी, वह तरस दिखाती हुई बोली। क्या कर दिया मम्मी जी ने? उसने हैरानी से पूछा। उसे शंका तो कल से ही हो रही थी पर कोई कुछ बता नहीं रहा था। आप जब चली गई ना बाहर तो आपके भैया आपकी मम्मी को टॉयलेट के लिए कमरे से बाहर ले जा रहे थे। फिर उसने जो बताया सभी उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। आखिर ऐसा क्या किया सासू माँ ने कि जानवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 3 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।